हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएक्स एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल ने अपने ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क से ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, अपनों ने इसके 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और इन 3 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको 67 क्वेश्चंस अभी तक बता दिए हैं, राइट। तो आज दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे और आज दोस्तों अपने इसको मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीरीज़ है अपनी ये एंड में कर दूँगा, क्योंकि ये ऑडिट कोड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको डिफेंस सर्विस एस्टीमेट करवाऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 68 से। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसके अंदर कंसीडर करी है जिनको छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते, राइट। इससे ज़्यादा पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ के जाना ही है, राइट। तो देखिए दोस्तों, द प्रिंसिपल सीडीए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद विल एक्ट सेंट्रली एज द ऑडिटिंग कंट्रोलर फॉर द पोस्ट ऑडिट ऑफ डीएडी, पे बिल्स, टीए बिल्स, कंटिजेंट बिल्स एक्सेट्रा। ये क्या बोल रहा हो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएगा, डीएडी के पे बिल्स, टीए बिल्स, कंटिजेंट बिल्स की पोस्ट ऑडिट कौन सा ऑफिस करता है। दोस्तों डीएडी के स्टाफ से रिलेटेड अगर ये बिल्स की बात कर दे, पे बिल हो गया, टीए बिल हो गया, कंटिजेंट बिल हो गया, तो उनकी दोस्तों पोस्ट ऑडिट जो है वो मेरा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद करेगा। यस और नो। इसके बाद देखिए दोस्तों, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, तो भैया पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में करेक्शन करता है, पीपीआई के अंदर करता है, और ओएम नंबर 4 में भी करेक्शन करता है, ऑफिस मैनुअल पार्ट 4 में भी करेक्शन करता है। और दोस्तों पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से आपको एक पीपीओ का नाम याद आ जानी है, जिसकी लाइफ है पेंशन पेमेंट ऑर्डर की 75 साल, ठीक है। ये भी आपको याद आ जाना चाहिए, राइट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के पे बिल्स, टीए बिल्स, कंटिजेंट बिल्स की पोस्ट ऑडिट कौन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीडीए पटना। और दोस्तों बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं, राइट। और जैसा मेरा अनुमान है कि शायद आपके एग्जाम में भी इन दोनों में से एक सवाल पूछ ले, राइट। डीएडी की बात करेगा तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की बात करेगा तो सीडीए पटना करेगा। और दोस्तों सीडीए पटना का पूछ ले तो आपसे, तो दोस्तों पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, राइट। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये भी डीएडी के अंदर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सर्विस पर्सोनल अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द स्टाफ ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन यूके। दोस्तों यूके के अंदर इंडिया का कोई भी जो स्टाफ है, कोई पर सर्विस पर्सनल है, ठीक है, सर्विस पर्सोनल अटैच्ड टू, या तो अटैच है या सर्विंग कर रहा है ऑन द स्टाफ ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन यूके, ठीक है, यूके के अंदर काम कर रहा है दोस्तों, तो उसका पे अकाउंट्स जो है दोस्तों उन ऑफिसर्स का और मैन का आर मेंटेन्ड बाय द हाई कमिश्नर। दोस्तों उनका जो पे अकाउंट्स है वो हाई कमिश्नर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, राइट। ये लाइन आपको ऐसे याद रखनी है, रेडीमेड। आगे चलिए। और फ्रेंड्स जो वो उनका एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनली तो इंडिया के अंदर ही लाया जाएगा। द एक्सपेंडिचर इज ब्रॉट टू अकाउंट इन द इंडियन बुक्स बाय द पीसीडीए न्यू दिल्ली, राइट। दोस्तों पीसीडीए न्यू दिल्ली जो है सेंट्रली रेस्पॉन्सिबल है ऐसी ट्रांजेक्शन्स को इंडिया के अंदर लाने के लिए, राइट। और दोस्तों वो फिर डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए कंसर्न पीसीडी सीडीए को उनको ट्रांसफर कर देता है ट्रांजेक्शन्स को एडजस्टमेंट के लिए, राइट। 2 नंबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, सर्विस ऑफिसर्स एंड मैन प्रोसीडिंग टू यूके ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टेम्परेरी ड्यूटी। दोस्तों अगर कोई कोर्स पे जा रहा है या टीडी पे जा रहा है, राइट, तो पे अकाउंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन इंडिया, राइट। तो दोस्तों उनका जो पे अकाउंट्स है वो इंडिया के अंदर ही मेंटेन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, जो सर्विस के लिए अटैच है, जैसा पिछला कॉलम मैंने बताया था, तो वो दोस्तों एक प्रकार से परमानेंट नेचर के अटैच होते हैं, राइट। दोस्तों कोई कोर्स जा रहा है, मतलब कोर्स कर रहा है कोई, तो कोर्स दोस्तों थोड़े से दिन का होता है, ठीक है। मान लो आप कोई कोर्स कर लो, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स कर लो, मान लो 1 महीने का होगा, 2 का होगा, ठीक है। टेम्परेरी ड्यूटी, मान लो कोई आप सरकारी काम के लिए जा रहे हो, उसको टेम्परेरी ड्यूटी बोलते हैं, राइट। तो वो दोस्तों थोड़े टाइम के लिए होती है, तो उनका जो अकाउंट्स है वो इंडिया के अंदर मेंटेन किया जाता है, हाई कमिश्नर के अंदर मेंटेन नहीं किया जाता, राइट। तीसरा है दोस्तों, इन कंट्रीज़ अदर दैन द यूनाइटेड किंगडम, अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाए यूनाइटेड किंगडम के अलावा, ठीक है, यूके के अंदर तो हाई कमिश्नर था, तो ऐसे के अंदर दोस्तों ऐसे केसों में क्या होगा, द पे अकाउंट्स ऑफ सर्विस ऑफिसर सर्विंग इन कंट्रीज अदर दैन द यूनाइटेड किंगडम कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन इंडिया, राइट। दोस्तों यूके में जाएगा तो सर्विस अटैच होगा, ठीक है, उस केस में दोस्तों उनका हाई कमिश्नर करेगा, टीडी या कोर्स के लिए इंडिया में होगा, ठीक है। और यूके से अलावा अदर कोई कंट्री में जाएगा तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, द पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स सर्विंग विद आर्मी यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस, the pay accounts of army officers serving with army units and formations and the pay accounts of all civilian gazetted officers serving with army units and formations located in field area are maintained centrally by the PCDO। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक तो है आर्मी ऑफिसर्स का पे अकाउंट जो आर्मी की यूनिट और फॉर्मेशन के साथ है, और दूसरा है दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर का, ठीक है, जो आर्मी यूनिट्स के साथ काम कर रहे हैं, और वो आर्मी यूनिट दोस्तों जो फील्ड एरिया के अंदर है, ठीक है, तो उनका जो अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है सेंट्रली पीसीडीओ के द्वारा। येस और नो। इसके बाद दोस्तों एन IRLA इज़ ओपनड फॉर ईच ऑफिसर, कंप्लीट रिकॉर्ड होगा क्रेडिट तथा डेबिट का। दोस्तों IRLA क्या होता है, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, ठीक है। और दोस्तों उसके अंदर एक इंडिविजुअल का लेजर अकाउंट खोला जाता है, उससे उस लेजर अकाउंट के अंदर उससे रिलेटेड सारे क्रेडिट और डेबिट की डिटेल इसमें मेंशन की जाती है, राइट। और IRLA कौन से सेक्शन में मेंटेन किया जाता है पीसीडीओ के, तो वो है दोस्तों लेजर विंग,
राइट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 है कि अप्रैल 2009 और अप्रैल 2013 के अंदर पूछा गया है, और दोस्तों आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी इसके पूछने की आशंका है। देख लीजिए क्या है ये। द स्केल ऑडिट इज कंडक्टेड टू सी दैट द इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी ऑफिसर्स इन ए यूनिट और फॉर्मेशन एज शोन इन द नॉमिनल रोल। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक स्केल ऑडिट नाम का एक शब्द है, ठीक है, स्केल ऑडिट। दोस्तों स्केल से मैं नाप रहा हूँ, कौन किसको, आर्मी यूनिट, आर्मी ऑफिसर्स के यूनिट या फॉर्मेशंस के लोगों को, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक से याद करना है। स्केल ऑडिट है दोस्तों, क्या देखना है अपने को, इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, पेड स्ट्रेंथ जिनको अपने को पे करना है, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स की किसी भी यूनिट या ऑफिसर्स के अंदर, किसी यूनिट या फॉर्मेशन के अंदर जितनी उनकी नॉमिनल रोल में दिखाई गई है, राइट, तो उसको मैं बोलता हूँ दोस्तों स्केल ऑडिट। अगर स्केल ऑडिट आ जाए तो उसका मतलब ये है कि कितने लोग हैं, उनकी पेड स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बारे में जानकारी रखना। आगे चलिए दोस्तों, आगे दोस्तों 72 देखिए, पे अकाउंट्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स सर्विंग एक्स इंडिया। अब दोस्तों पहले क्या था, जो पिछला पढ़ा था वहाँ पे आर्मी, इंडियन आर्मी के लोगों की बात नहीं कही गई थी, ठीक है, जो हमने पढ़ा हाई कमिश्नर, मेंटेन इन इंडिया, मेंटेन इन इंडिया, इसके अंदर दोस्तों ओनली पर्टिकुलर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूके आर मेंटेन्ड बाय द हाई कमिश्नर, ठीक है, सेम लगा दिया इन्होंने। एंड एलपीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफिसर्स विल बी इशूड बाय द पीसीडीओ, राइट। अब दोस्तों एलपीसी जो है उनकी कौन करे, क्योंकि दोस्तों अगर वो इंडिया के अंदर होता आर्मी का ऑफिसर्स तो पीसीडीओ उसकी सैलरी दे रहा होता, राइट। इसलिए दोस्तों अगर वो बाहर चला जाएगा तो उसकी एलपीसी कौन देगा, पीसीडीओ, राइट। तो देखिए दोस्तों एलपीसी, अब एलपीसी का नाम है तो एलपीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, लास्ट पे ड्रॉन या कोई एडवांसेज आउटस्टैंडिंग है या नहीं, इसकी डिटेल होगी, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पे ड्रॉन के अंदर क्या होगा, कोई जितनी उसने लास्ट पे ड्रॉन करी है, लास्ट उसको जितनी तनख्वाह मिली है उसकी डिटेल, या कोई एडवांसेज आउटस्टैंडिंग है या नहीं, ठीक है, उसकी डिटेल। और दोस्तों हर एक केस में जब कोई बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट, पीसीडी, सीडीए, डीएसी से दूसरे में जाएगा तब दोस्तों एलपीसी इशू की जाती है, ठीक है। इसके केस में दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, एक एस्टेब्लिशमेंट मान लो, ठीक है, कि हाँ एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जा रहा है, तो एलपीसी जो है जहाँ पे ये पहले सैलरी ले रहा होगा उनको दी जाएगी। और दोस्तों फ्रेश रिक्रूट्स के केस में कोई एलपीसी नहीं होती, उनको सैलरी दी जाती है फ्रेश तरीके से, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, पिछला जो अपनों ने पढ़ा था, कोई भी सर्विस ऑफिसर से कोर्स या टीडी पे जाएगा, यूके में जाएगा तो उनका पे अकाउंट्स जो है इंडिया के अंदर मेंटेन होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर वो अटैच या सर्व कर रहा है यूके में तो हाई कमिश्नर मेंटेन करेगा, और दोस्तों सभी मामलों में अदर देन यूके में करेगा तो पे अकाउंट्स इंडिया के अंदर मेंटेन होगा, राइट। इतना सा बात याद दोस्तों आपको याद रखना है कि अटैच या सर्व करेगा यूके के अंदर, कोर्स या टीडी के अलावा तो हाई कमिश्नर करेगा, बाकी दोनों केस के अंदर इंडिया वाले मेंटेन करेंगे। अगर मैं आर्मी के केस में बात करता हूँ तो दोस्तों यूके के अंदर जाएगा तो उसका हाई कमिश्नर मेंटेन करेगा, राइट, इसके जैसे जिसका ऐसे कर रहा था, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगला देखिए दोस्तों 2 नंबर, इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी ऑफिसर अटैच टू और सर्विंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसी हाई कमिश्नर अब्रोड अदर देन यूके। दोस्तों अदर देन यूके उसमें पे अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, पे एंड अलाउंसेज सच ऑफिसर पेड बाय द रेस्पेक्टिव एम्बेसीज हाई कमीशन, ठीक है, उसका रेस्पेक्टिव एम्बेसी और हाई कमीशन देगा, राइट। तीसरा दोस्तों देखिए, द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स प्रोसीडिंग अब्रोड ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टडी लीव एंड टीडी आर मेंटेन्ड बाय पीसीडीओ। इसके अंदर दोस्तों क्या था, पे अकाउंट्स इन इंडिया मेंटेन होगा, और यहाँ पे बोलते पीसीडीओ। दोस्तों ये भी इंडिया में ही मेंटेन हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर आर्मी की जब मैं बात करता हूँ तो दोस्तों पीसीडीओ में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों बातें सेम है, देखिए स्टार मार्क लगाया है मैंने दोनों, ये दोनों बातें सेम हैं, लेकिन इसके अंदर पीसीडीओ मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स जो है उनका हमें पीसीडीओ के अंदर करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिविलियंस है, मान लो सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनकी डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से पेमेंट हो रही है, ठीक है, सर्विस ऑफिसर्स वो वाला है, ठीक है। तो हमें नहीं पता दोस्तों उसका कौन सा पे अकाउंट उसका लगता है, इसलिए हमें बचने के लिए क्या मेरा जनरल बोल दिया कि पे अकाउंट इंडिया के अंदर मेंटेन होगा, ठीक है, और यहाँ पे पीसीडीओ कर दिया क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स है, राइट, समझ में आया दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है, द पे अकाउंट्स ऑफ जेसीओज OR NCEs एंड नॉन गैजेटेड सिविलियंस इन ऑपरेशनल एरिया। इन लोगों का 1, 2, 3 और नॉन गैजेटेड सिविलियंस इन ऑपरेशनल एरिया आर मेंटेन्ड ऑन IRLA सिस्टम बाय द पे अकाउंट ऑफिस अटैच्ड टू रेजिमेंटल और कोर सेंटर, ठीक है। तो इजी सी बात है दोस्तों, हमारे पे अकाउंट ऑफिस क्या काम करते हैं, जो PBORs देते हैं, पर्सनस बिलो ऑफिसर रैंक, उनका दोस्तों पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में कुछ मैंने फुल फॉर्म्स ली हैं, कौन कौन सी है। पहला है FAMO, इसका जाएगा फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। दूसरा है IRLA, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट। तीसरा है JCO, जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स। चौथा है OR, अदर रैंक्स। PBOR, पर्सनस बिलो ऑफिसर रैंक। JCO जैसे OR हो गया, राइट। इसको पर्सनल भी बोल देते कई बार, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, पर्सनस बिलो ऑफिसर रैंक, राइट। आगे है NCE, नॉन कॉम्पिटेंट्स एनरोल्ड। लास्ट है दोस्तों PAO, पे अकाउंट ऑफिसेस, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पर। अगला है दोस्तों कि हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता करना है,
ठीक है। पता क्या करना है कि किस पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ें करेंगे कि डिटरमाइनिंग द एज द डेट ऑन विच ही शुड बी हेल्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ सुपरएनुएशन। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या है कि हमें डेट किसी की पता नहीं रहती जन्मदिन की, ठीक है, और कब रिटायर होगा वो डेट हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इन द केस ऑफ एन ऑफिसर हुज ईयर एंड मंथ, एक तो दोस्तों साल पता है आपको और एक में साल और महीना दोनों पता है, ऑफ बर्थ इज़ नोन बट नॉट द एग्जैक्ट डेट, ठीक है, देन रेस्पेक्टिव शुड बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ बर्थ फॉर द पर्पज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑन विच ही शुड बी हेल्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ सुपरएनुएशन, मतलब कब रिटायर होगा। तो दोस्तों जब साल पता है आपको, महीना नहीं पता तो आप 1 जुलाई कर दो, ठीक है, और आपको साल भी पता है, महीना भी पता है, उस महीने की 16 तारीख को आपको उसका मान लो, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, 1 जुलाई और 16th ऑफ द मंथ ऐसे आपको याद रखना है। साल पता है, महीना नहीं पता तो 1 जुलाई, साल पता है, महीना भी पता है तो दोस्तों 16, उस महीने की 16 तारीख को, राइट। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्शन चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको मान लो तुक्का लगाना होगा इनके अंदर और आपसे पूछ ले कि किसकी सेंक्शन रिक्वायर्ड है, तो दोस्तों आप इनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंख बंद करके कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर नॉलेज है उस चीज़ का तो दोस्तों आपको उसी से करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुक्का स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए हमें चीज़ों को करना है तो, ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, एयर पैसेजेस टू फ्रॉम आउटसाइड इंडियन लिमिट्स, all air passages ex India unless otherwise specifically provided for in authorized regulations or other order of government require the prior sanction of government of India। दोस्तों एयर पैसेज से मतलब कुछ सामान आपको लाना है, ठीक है, बाहर से एक्स इंडिया से, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए, इजी सी बात है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 77 में दोस्तों क्या बोला गया है, एयर फ्रेट विद इन इंडियन लिमिट्स। दोस्तों इंडियन लिमिट्स के अंदर आपको सामान का मूवमेंट करना है, ऑल मूवमेंट्स ऑफ स्टोर्स बाय एयर विद इन इंडियन लिमिट्स एक्सेप्ट दोज द अर्जेंट मूवमेंट ऑफ विच बाय एयर इज एसेंशियल और मेडिकल ग्राउंड्स और फॉर ऑपरेशनल रीजन रिक्वायर द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इन केस के छोड़ के मान लो इमरजेंसी हो गई, ठीक है, फिर तो क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन लेंगे, बाकी केसों में दोस्तों आपको GOI की सेंक्शन लेनी पड़ेगी। अगला है 78, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोर्स फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया बाय एयर रिक्वायर स्पेशल सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इजी सी बात है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है इंजीनियर सेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों इंजीनियर सेक्शन के बताने के मेरा एक पर्पज़ इसमें यह था कि दोस्तों डेविएशन ऑर्डर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल पूछा गया था और प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने इसका डेविएशन ऑर्डर का आंसर कुछ और बता दिया था, ठीक है। अब दोस्तों अपने पास प्रॉपर अथॉरिटी है, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा कृपया करके, राइट। तो उसको उसके कमेंट सेक्शन में भी मैं उसको पिन कर दूंगा, राइट। तो एक बार देखिए दोस्तों, इंजीनियर सेक्शन क्या होता है, द वर्क रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ MES एक्सपेंडिचर। दोस्तों MES से रिलेटेड जो सारा काम है वो इंजीनियर सेक्शन में होता है हमारे PCD SCDA के, राइट, जिसको E सेक्शन बोलता हूँ। दोस्तों इंजीनियर सेक्शन से आपको ये फील नहीं आ रही कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर बैठे हैं अंदर, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। कंसिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी एंड वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स एंड डेविएशन ऑर्डर देयर टू, ठीक है, ये सारे काम दोस्तों इंजीनियर सेक्शन करता है। स्क्रूटिनी एंड वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, स्क्रूटनी करेगा और वेटिंग करेगा कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड अमेंडमेंट्स एंड डेविएशन ऑर्डर देयर टू, ठीक है, ये सारे काम दोस्तों इंजीनियर सेक्शन मेरा करता है। आगे चलिए दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, द IRLA ऑफ रिलीज्ड discharged and invalidated officers and men will be audited cent% subsequent to their last audit before the payment of the फाइनल क्रेडिट बैलेंस इज मेंट। दोस्तों इसके अंदर 100% ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया गया, राइट। दोस्तों जब बुक्स अपने पढ़ेंगे तो दोस्तों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आप जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए दोस्तों, डिटेल में अपने बुक जब पढ़ेंगे इसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एयरनेस पेमेंट्स एडमिटेड इन ऑडिट। दोस्तों ऑडिट के अंदर अपने देखते हैं कि कोई एयरनेस पेमेंट हो रखी है, ठीक है, गलती से कोई पेमेंट कर दी, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है इसका, द व्हेन एयरनेस पेमेंट्स हैव बीन एडमिटेड इन ऑडिट फॉर अ कंसीडरेबल टाइम, ठीक है, मान लो आपने ऑडिट करी और एयरनेस पेमेंट कर दी उसकी, ठीक है, हैव बीन एडमिटेड इन ऑडिट फॉर अ कंसीडरेबल टाइम ओइंग टू अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स और टू ओवरसाइट द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, या तो आपने FR कोई फाइनेंशियल रूल गलत लगा दिया इसलिए ओवर पेमेंट हो गई, ठीक है, या फिर आपने ओवरसाइट कर दिया चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, व्हेन एयरनेस पेमेंट्स हैव बीन लेफ्ट अनचैलेंज्ड ओइंग टू ओवरसाइट, ठीक है, द ऑडिट ऑफिस शुड नॉट ऑफ इट्स ऑन मोशन अंडरटेक ए री ऑडिट ऑफ बिल्स पेड मोर देन 12 मंथ्स। दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा के अगर बिल्स की वो पुराने हो गए हैं पेमेंट करी हुई, तो दोस्तों आपको खुद से कोई एक्शन नहीं लेना है उसके अंदर, ठीक है, बट शुड रिपोर्ट द फैक्ट्स टू द केस ऑफ द कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी फॉर ऑर्डर्स। दोस्तों आपको CFA को प्रॉपरली आपको वो इंटीमेट करनी है बातें, एंड ए री ऑडिट शुड बी मेड ओनली इफ सो डिजायर्ड बाय द CFA। दोस्तों CFA अगर आपको ऑर्डर देगा कि हाँ री ऑडिट करिए बिल्स की जिनकी ज़्यादा पेमेंट हो रही है, तो उस केस में भी आपको वो चीज़ें करनी है, री ऑडिट करनी है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड्स, मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी। क्या है इसके अंदर, PCD SCDA प्रिपेयर क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड MFAI, ठीक है, हाँ क्वार्टरली बनाते हैं। डीलिंग विद मैटर्स रिलेटिंग टू यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस फॉर द कमांड एज ए होल, ठीक है, यूनिट और फॉर्मेशंस का होगा और पूरी कमांड का एक MFAI की रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, फॉर द क्वार्टर्स एंडिंग मार्च जून सितंबर दिसंबर ईच ईयर। कब कब बनेगी दोस्तों, मार्च क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च की, फिर अप्रैल मई जून की, फिर जुलाई अगस्त सितंबर की और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, राइट। तो जाती कब दोस्तों, बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ,
अगले महीने की 20 तारीख तक, राइट। केसेस इन्वॉल्विंग इरेगुलर और नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या होगा दोस्तों अंदर, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, इरेगुलर होगा और नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स विच इन द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द PCDCD हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, इरेगुलर या नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होगा और PCDCD के कंसर्न के अंदर वो सीरियस बातें हैं। ठीक है, वो चीज़ें होगी। केसेस इन विच वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और लॉस इन्वॉल्व इज 5 लाख और मोर इन ईच केस। दोस्तों 5 लाख की लिमिट है इसके अंदर, मॉनेटरी टर्म्स में नापें तो 5 लाख से ज़्यादा अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसको मैं MFI के अंदर कंसीडर करूँगा, राइट। MFI 2 पार्ट में बनती है दोस्तों, 1 और 2। 1 के अंदर आएगी फ्रेश इरेगुलरिटी। ठीक है, जिस टाइम भेज रहा हूँ, मान लो 20th ऑफ द फॉलोइंग, मान लो जनवरी में भेज रहा हूँ, 20 जनवरी तक मुझे भेजनी है। ठीक है, या तो उस पीरियड के अंदर आई होगी 3 के अंदर फ्रेश इरेगुलरिटी। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर वो होगा। सेकंड के अंदर इरेगुलरिटी रिपोर्टेड प्रीवियसली बट स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये होगा। अगला दोस्तों इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है, पार्ट 1 और 2 को, 1 और ए बी। पहले में आएगा कैश इरेगुलरिटी से बातें, दूसरे में स्टोर इरेगुलरिटी, फिर कैश और स्टोर। ठीक है, तो ये दोस्तों MFI का पूरा एक ओपिनियन मैंने आपको दिया, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 पर। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे मैंने पूरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बुक के कवर कर लिए हैं ऑडिट कोड के। आपको देखते देखते दोस्तों आपको लगा होगा बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों वास्तव में बहुत ईजी है। ऑडिट कोड जो है इसके अंदर तो दोस्तों सारे प्रोसीजर दिए गए हैं। ठीक है, प्रोसेस दिए गए हैं, ऑडिट कैसे करनी है, अगर बिल पेमेंट गलत हो गया तो कैसे करना है आपको। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, राइट। ये आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है। द सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस FADS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। बहुत बार दोस्तों पढ़ लिया है, डिफेंस सर्विसेज का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, FADS, राइट। एंड फॉर देयर सबमिशन दोस्तों सबमिट किसको करेगा, CAG को और DGADS को ऑन द 15th ऑफ द जनवरी ऑफ द ईयर फॉलोइंग टू विच दे रिलेट। ठीक है, 15 जनवरी को उसको दोस्तों भेज देगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इज टू प्रेजेंट द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर। दोस्तों क्या बोलता है कि ऑडिटेड जो अकाउंट है, ठीक है, उनकी डिटेल्स जो है आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देनी है। ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट्स वो भी किसके, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, पूरे साल के दोस्तों खर्चा उसके अंदर देना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, राइट। और दोस्तों कौन कौन सी बातें इसके अंदर होती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डील विद जनरल रिव्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, चेंजेस इन फॉर्म क्लासिफिकेशन इन द अकाउंट्स। ठीक है, कि भी हाँ कोई फॉर्म में चेंज हुआ है या कोई क्लासीफाई किया है अकाउंट्स को। मिसलेनियस ऑब्जर्वेशंस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स विद एक्सप्लेनेशंस फॉर वेरिएशन बिटवीन द फाइनल अप्रोप्रिएशंस एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनल अप्रोप्रिएशंस और एक्चुअल जितना एक्सपेंडिचर हुआ है इसके बीच उसकी डिटेल जो है। रिव्यू ऑफ वर्क्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना वर्क्स हुआ है, उस पर कितना खर्चा हुआ है, ये सारी बातें जो है मेरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बताता हूँ मैं। मेनली दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको एक्सपेंडिचर बताना होता है। ठीक है, जो फंड आपको अलॉट हुआ है उसमें कितना एक्सपेंडिचर कौन कौन सी मद पे किया है। ठीक है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह बातें सारी अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं देता हूँ, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट का कुछ हिस्सा अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स A ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, और दोस्तों वो अपने थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में जो रैंकिंग कंपैरिजन है उसका एक अलग से वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, वो देख लीजिए आप, राइट। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में है, मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आपको कमांड्स बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये दोस्तों ये बातें आपको याद होनी ही चाहिए, भले कोई से भी पेपर में जाओ, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ काम करते हो तो दोस्तों ये बातें तो बेसिक है। ठीक है, तो आर्मी की दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले कमांड 7 कमांड है जिसको 6+1 से याद रखता हूँ। 6 ऑपरेशनल है, 1 ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है दोस्तों, शिमला में है, मेरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, बाकी 6 कहाँ हैं, 1 2 3 4 दिशाएं हो गई, एक सेंटर में हो गया और एक साउथ वेस्टर्न हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों नॉर्थ से चलिए उधमपुर J&K में, साउथ में आ जाए पूना महाराष्ट्र में, ईस्ट में चले जाए दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न में आ जाए दोस्तों चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। ठीक है, फिर दोस्तों सेंटर में आ जाओ लखनऊ यूपी के अंदर है, और फिर दोस्तों साउथ वेस्ट जयपुर राजस्थान में। पहले दोस्तों मैंने उस शहर का नाम दे दिया जहाँ पे वो कमांड सिचुएटेड है। इसके बाद दोस्तों इसके ब्रैकेट में मैंने उसी स्टेट का नाम लिख दिया कि किसी स्टेट में, जैसे जयपुर में है तो राजस्थान आ जाएगा, कोलकाता दोस्तों कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, राइट। लखनऊ दोस्तों कहाँ है, यूपी में है, उधमपुर J&K में, राइट। आगे देखिए दोस्तों ये एयरफोर्स की कमांड्स है। एयरफोर्स की कमांड दोस्तों 5+1+1 से याद रखता हूँ, 7 ही कमांड्स है, 7 7 3। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड दोस्तों बेंगलुरु में है। दोस्तों ट्रेनिंग जो होती है कंप्यूटर के बच्चों की वो बेंगलुरु में ही होती है। ठीक है, मेंटेनेंस कमांड दोस्तों नागपुर में है। इसको मैं कैसे याद करूँगा, M है, N के आगे जस्ट N है। ठीक है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन है, आप एग्जाम में बैठते हो, प्रेशर लेवल इतना हाई होता है कि ये चीज़ें आप सोच नहीं पाते। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रिक से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो M जहाँ पे दिखेगा मेंटेनेंस का पूछ लेगा तो N लगा देना, नागपुर। ट्रेनिंग से पूछ लेगा तो ट्रेनिंग होती है बच्चों की, IT के बच्चों की, वो बेंगलुरु में होती है। ठीक है, ऐसे याद करो। अब देखिए दोस्तों ये जो एयरफोर्स और नेवी जो है इसमें नॉर्थ में कोई भी कमांड नहीं है इनकी। ठीक है, नॉर्थ के अंदर दोस्तों कोई भी कमांड नहीं है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेवी की तो नॉर्थ में क्या ही होगी, क्योंकि समुद्र नहीं है, नॉर्थ में तो हमारे हिमालय है। ठीक है, और दोस्तों एयरफोर्स की भी ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इतने हाई एल्टीट्यूड पे हमारे लिए एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का रखना, मेंटेनेंस करना वो इतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनको नीचे ही रखा गया है, राइट। तो दोस्तों कौन कौन सी 5 कमांड है, 1 2 3 तो डायरेक्शन होगी, एक सेंटर हो गया, एक साउथ वेस्ट हो गया, यस और नो। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर
ईस्ट से मैं बताता हूँ। ईस्ट में दोस्तों शिलोंग है मेघालय, वेस्ट में है नई दिल्ली, राइट। सेंटर में दोस्तों इधर भी यूपी था, इधर भी यूपी था, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। लखनऊ यूपी है आर्मी में, और दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद है यूपी का, ठीक है, किसके अंदर, एयरफोर्स के अंदर, राइट। एयरफोर्स के अंदर दोस्तों इलाहाबाद है और आर्मी के अंदर लखनऊ है, राइट। और दोस्तों साउथ वेस्टर्न में गांधीनगर गुजरात है, और साउथ के अंदर दोस्तों पूना था, यहाँ तिरुवनंतपुरम केरल है, राइट। और दोस्तों नेवी के अंदर चलते हैं अपने, ईस्ट वेस्ट और साउथ तीनों डायरेक्शन में है। ईस्ट में दोस्तों विशाखापट्टनम है आंध्र में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और दोस्तों यहाँ पे मुंबई है महाराष्ट्र में, और साउथ में दोस्तों कोची केरल है। कै नेवी में है, कै नेवी में है। तिरुवनंतपुरम केरल दोस्तों है, केरल देखिए, केरल, लेकिन तिरुवनंतपुरम है यहाँ पे कोची है, राइट। यस और नो, साउथ वेस्ट में भी कोई इसकी कमांड नहीं है, सेंटर में भी इसकी कोई कमांड नहीं है, और नॉर्थ में तो है ही नहीं, राइट। 3 कमांड दोस्तों नेवी की साथ साथ इनकी है, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पर। अब दोस्तों MOD की जगह अंदर है काफ़ी कमेटीज़ हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो अलग अलग उनके काम हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कमेटियां हैं, कौन कौन से काम हैं, देखिए। डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी सबसे पहले ये है दोस्तों, किससे डील करती है, इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम से, ठीक है। अगला है डिफेंस मिनिस्टर्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमेटी, ये किससे करती है, मैटर रिलेटिंग टू इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस स्टोर एंड इक्विपमेंट। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी तरीके से आपको डिफेंस स्टोर का प्रोडक्शन करना है। आगे है डिफेंस मिनिस्टर्स अपीलेट कमेटी ऑन पेंशन, ठीक है, ये करेगा रही दोस्तों, टू कंसीडर अपील्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स टू डिसेबिलिटी एंड फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन से रिलेटेड सारे क्लेम को डील करेगी। लास्ट है दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये क्या करेगी, इन्वॉल्व्स अ जॉइंट एफर्ट बाय द ट्राई सर्विसेज, ठीक है। दोस्तों जो तीनों सर्विसेज जो है हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो जो जॉइंट एफर्ट लगाएगी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी करती है, राइट। इसके बाद है फ्रेंड्स 87 नंबर पे फुल फॉर्म्स आपको देखनी है। और दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2 एग्जामिनेशंस के अंदर लगभग 12 से 15 नंबर की तो आपको फुल फॉर्म्स ही पूछ रहा है वो, ठीक है। 5 से 7 सवाल दोस्तों फुल फॉर्म से पूछे गए हैं, राइट। तो एक बार आपको सरसरी नज़र से चीज़ों को देखा होगा तो आपको ऑप्शन देके क्लिक कर सकते हो, राइट। 87 पे दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, आर्मर्ड कॉर्प्स, ARMD कॉर्प्स, इसकी फुल फॉर्म है द आर्मर्ड कॉर्प्स, ठीक है। आर्टिलरी की है रेजिमेंट ऑफ द आर्टिलरी, इंजीनियर्स की है कोर्प्स ऑफ द इंजीनियर, कोर्प्स तो इसको कोर बोलते हैं, लिखा कोर्प्स जाता है CORPS, लिखा कोर्प्स जाता है लेकिन इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। सिग्नल्स है तो दोस्तों कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, INF दोस्तों इन्फेंट्री, ASC आर्मी सर्विस कॉर्प्स, और वो दोस्तों इसके सप्लाई कॉर्प्स भी होते हैं, ठीक है। अगर सप्लाई और सर्विस दोनों दे दे तो आपको सर्विस लगाना है, ठीक है। सप्लाई और सर्विस दोनों दे हुए तो सर्विस लगाओगे आप, ठीक है। और दोनों में से मान लो एक ही दिया है तो वो पर्टिकुलर उस टाइम टिक कर दोगे, ठीक है। AMC हो गया आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स दोस्तों। AMC जो है इनका जो सेंटर जो लगता है दोस्तों वो लखनऊ के अंदर लगता है, ठीक है, सेंट्रल कमांड, राइट। आगे चलिए दोस्तों AD कॉर्प्स जो है आर्मी डेंटल कॉर्प्स, MNS जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, AOC है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, EME है दोस्तों कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट। RVC है रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स, MF दोस्तों मिलिट्री फार्म्स, AEC आ गया आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, INTC इंटेलिजेंस कॉर्प्स, PNRC पायोनियर कॉर्प्स, APTC आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कॉर्प्स, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों कंप्यूटर का अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आपको 5-7 स्लाइड में आपको बताता हूँ, राइट। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों किसी को डिटेल वीडियो देखनी है तो कंप्यूटर के 6 से 7 लेक्चर अपलोडेड हैं, उसमें जाकर डिटेल में देख सकते हो, राइट। इसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट था, उसमें से भी इंपॉर्टेंट मैंने निकाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट निकाला है। तो देखिए फुल फॉर्म्स क्या क्या है, LAN है सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, WAN है वर्चुअल एरिया नेटवर्क, VPN है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, SRAM है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, PROM है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ओनली रोम की पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मुझे लग रहा है दोस्तों इस बार आपसे रोम की पूछ लेगा, ठीक है, रोम की पूछ लेगा, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों IC के बारे में क्या है, IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, IP क्या है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP क्या है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। IMAP है दोस्तों इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, VoIP है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, RFID है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, राइट। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP या दोस्तों HTTP पूछ लेगा या फिर रोम पूछ लेगा आपकी बार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये लाइन मैंने क्यों बताई, क्योंकि दोस्तों हज़ारों बार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सवाल पूछा गया है बैंकिंग SSC के एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसलिए ये लाइन बताई गई है। दोस्तों इररिलेवेंट कुछ भी नहीं होता, जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम्स, अब दोस्तों प्रोग्राम्स पूछ लेगा आपसे कि प्रोग्राम्स क्या होता है, दैट प्रोग्राम्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट, यूज टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क, जिसको किसी कोई भी टास्क हमें परफॉर्म करना है तो प्रोग्राम्स का हम यूज़ करते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, डेटा को जो कंप्यूटर है कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। दोस्तों हज़ारों बार ये सवाल पूछा गया है, डेटा को कंप्यूटर करके किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में, ठीक है।
और दोस्तों ये भी पूछा कि डेटा इज़ मीनिंगलेस एंड इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज मीनिंगफुल, राइट। प्रोसेस्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 91 है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन आने तक के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का पावर ऑन कर दिया आपने और दोस्तों फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन जब तक आएगी इस पूरे प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और दोस्तों ये दो टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर को मेन स्विच से स्टार्ट करना, ऑन करना, ये दोस्तों क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, राइट। दोस्तों वार्म बूटिंग कौन सी होती है? कंप्यूटर को अपने स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट कर दूंगा, रीबूट कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा, तो वार्म। ठीक है दोस्तों, वार्म क्यों बोलते हैं? ऐसे ट्रिक्स याद रखिए, आपको रीबूट, रीसेट, रीस्टार्ट करना है, ट्रिपल आर करना है आपको, तो वार्म है, क्योंकि दोस्तों पहले से गर्म हुआ होगा। ठीक है, वार्म है, नम है, वो पहले से गर्म है। ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडा है, उसको स्टार्ट कर देंगे तो ठीक है, तो ठंडी बूटिंग होगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 पे। अब आगे देखिए दोस्तों, पूरा बूटिंग का प्रोसेस बताया गया है फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन तक आने तक का। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दोस्तों पावर ऑन करोगे। ठीक है, कंप्यूटर आपके घर पे है, उसकी पावर ऑन करो। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? SMPS फंक्शन परफॉर्म होगा। उसके अंदर क्या होगा? SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है दोस्तों? पावर की सप्लाई का काम करता है SMPS। ठीक है, तो दोस्तों ये मदरबोर्ड को पावर देगा और सारी चीज़ें जो कंप्यूटर की है, जो मदरबोर्ड जो दोस्तों हर्ट बोलते हैं इसको कंप्यूटर का। ठीक है, मस्तिष्क दोस्तों CPU है, लेकिन हर्ट जो है वो मदरबोर्ड है। इस पे सारे जो हैं सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर की लगी रहती है इसके अंदर। ठीक है, रैम रोम सब चीज़ें दोस्तों मदरबोर्ड पे होगी, राइट। तो दोस्तों मदरबोर्ड जो है इसको सारी डिवाइस इससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पावर मिली तो मदरबोर्ड को भी पावर मिली, राइट। इसके बाद दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर जो रोम है उसके अंदर बायोस प्रोग्राम होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम का एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिससे दोस्तों ये सारी जो डिवाइसेस लगी हैं उनकी जांच करेगा। ठीक है, सिस्टम को चेक करेगा कि हाँ सही है या नहीं, राइट। दोस्तों ये सारा काम हो जाने के बाद बायोस जब स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क के अंदर होता है उसको रैम के अंदर लोड किया जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को लाके रैम के अंदर लोड किया जाएगा, राइट। फिर दोस्तों अपना कंप्यूटर प्रोसेस स्टार्ट करके फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन में आपके पास विंडो क्या आ जाएगी। ठीक है, आपने आवाज़ सुनी होगी टू ऐसे करके। ठीक है, तो जो नीली स्क्रीन जो आती है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की, उसके अंदर जो फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन है वो इतने प्रोसेस होने के बाद आती है। ठीक है, अब दोस्तों अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं बहुत बार। कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई कौन करता है? SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस किससे कनेक्ट किए जाते हैं? मदरबोर्ड से, राइट। एज सिंपल एज दैट। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है? किसका यूज़ किया जाएगा दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूँ बायोस प्रोग्राम, राइट। बायोस प्रोग्राम किस मेमोरी में स्टोर किया जाता है? ठीक है, बायोस प्रोग्राम दोस्तों रैम में होता है, राइट। इसके अंदर उसको स्टोर करेंगे। कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस की जांच करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? दोस्तों पोस्ट कमांड का। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करेगी? कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस की जांच करेगी, राइट। पोस्ट, राइट। बायोस प्रोग्राम दोस्तों मेमोरी रोम में सेव है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों OS परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, बूटिंग के समय OS को कहाँ लोड किया जाता है? रैम के अंदर लोड किया जाता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों फर्स्ट वर्किंग स्क्रीन आ जाएगी, राइट। समझ में आया दोस्तों कुछ? आज दोस्तों अपनों ने ऑडिट कोड पहले पढ़ा। ठीक है, फिर दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टिमेट की कुछ बातें पढ़ी, राइट। और इसके बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तीन, पहले ऑडिट कोड, पहले अकाउंट कोड और फिर OM1 और OM2 मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई गई है, राइट। तो दोस्तों 92 क्वेश्चन हुए हैं कंप्यूटर के। अभी मैं आपको कंप्यूटर के 5-7 स्लाइड्स और करवाऊंगा। ठीक है, और फिर दोस्तों समय मिला तो मैं आपको MCQ भी करवा दूंगा, राइट। तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस बार बार देखिए। ठीक है, किताब से पढ़िए और आपके पास कोई मटेरियल है उससे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और दोस्तों क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे होने वाला है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।